बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम भाई और आज का जो हमारा मौजू है वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये जिस तरह मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये भी बहुत कॉमन है और शायद ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो बीमारियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स के पास आता है वो ये केस है IBS का। और ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है और इसकी ये भी इम्पोर्टेंस है कि ये ख़वातीन में, अगर ख़वातीन में ये तकरीबन डबल है। और ये देखें, अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसमें ये 10 से 15% है ये US में, और शायद ये आधे लोगों में ये शायद डायग्नोज हो पाता है आधे लोग शायद इसको रिपोर्ट करते हैं। यूजुअली एम्बैरेसिंग सा होता है थोड़ा सा, तो लोग जो है ना वो डॉक्टर्स को कई दफ़ा नहीं बताते। तो ये अब इसमें सबसे पहले हम आपके इसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम बताऊंगा मैं आपको। तो ये ऐसे होता है कि जो ये मैदे में, पेट के निचले हिस्से में, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इसमें दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट कह लो, थोड़ी सी बेचैनी, वट फिरना, ठीक है, ब्लोटिंग, पेट जैसे फूल सा जाता है और जलन हो सकती है, बर्निंग जैसे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये बीमारी शुरू होती है तो इसमें जो आपकी बाउल जो हैबिट्स हैं, जो इसमें पॉटी करने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किसी को डायरिया होता है, पोटियाँ ज़्यादा आती हैं, और किसी को कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और किसी को दोनों, कभी वो हो जाता है कभी वो हो जाता है। तो इस तरह ये 3 किस्म का होता है, ठीक है ना। एक है IBS जो डायरिया वाला, IBS कॉन्स्टिपेशन वाला, और IBS मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये बड़ा क्रॉनिक डाइजेस्टिव कंडीशन है कि ये बड़ी देर तक रहती है फिर। और तो अब इसके जो सिम्टम्स मैं बता रहा था, अब इसलिए ये कि जैसे अब किसी लड़की को हुआ है तो उसके लिए एक तो बड़ा मुश्किल है कि भाई उसने जॉब पे जाना है, कॉलेज या स्कूल जाना है। अब उसको अब ये लगे रहा है कि मैं जो है अभी स्टूल मुझे पास हो जाएगा, अचानक मैं बाहर जाऊंगी, तो जब तक वो घर से बाथरूम से होके नहीं जाएगी, वो तसल्ली से जाएगी नहीं, बाथरूम में भी जाएगी तो उसको तसल्ली ऐसे नहीं होगी, उसे लगेगा शायद अभी भी मैंने पूरी तरह मेरी तसल्ली नहीं हुई। तो इसलिए ये इसमें आ गया, म्यूकस भी आता है, जैसे थोड़ा सा रेशा सफ़ेद से रंग का आ सकता है ये स्टूल्स में। अच्छा, वही जैसे मैंने बताया, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, लगता यही है कि जैसे अभी पूरी तरह मैं फारिग नहीं हुआ, ठीक है। और ये ऐसे पेट में गैस रहती है जिसको फ्लैटुलेंस कहते हैं, ठीक है। और अचानक पॉटी में, मतलब टॉयलेट में अचानक जाने का होता है कि आपको पहले नहीं पता होता, अभी अचानक मुझे पॉटी आ जाएगी, तो वो अचानक आ जाती है। और एनर्जी कम होती है, ठीक है, उसकी वजह से लथार्जी, बीमार बंदा लग रहा होता है, ठीक है। तो ये है कि अब पेशेंट के लिए खासी मुश्किल होता है। और इसमें मतलब बुरी बात यही है कि ये इसकी बीमारी डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, इसका कोई अलहदा कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। क्रॉनिक प्रॉब्लम बड़ी देर तक जारी रह सकती है, इसके कॉज का नहीं पता, किसी टेस्ट में नहीं आती। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है, अगर आप इसमें गुड न्यूज़ है वो ये है कि इसमें कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती। जैसे बड़ी आंत का ये प्रॉब्लम है, तो बड़ी आंत जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उससे और ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगी, खुदा ना खासा कभी कोई कॉलोन का कोई कैंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी बीमारी रहेगी ऐसी ही रहेगी, तंग करेगी, परेशान करेगी मरीज़ को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये इसकी बात हो गई, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं जी, और ये बहुत कॉमन है, सही है। कॉजेज़ जो हैं, अब इसके कॉज जो है ना उसका नहीं पता, एग्जैक्ट अननोन है। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है कि जैसे अंतड़ियों में खाना चलता रहता है, जैसे अब देखें एयरपोर्ट पे जो सामान जैसे होता है कि वो चलता रहता है और वो जिसका सामान होता है वो जैसे उठा लेता है, इसी तरह इंटेस्टाइन में भी खाना चलता है। तो इन लोगों का या बहुत तेज़ी से चलता है, टू क्विकली, या बहुत स्लो चलता है। अगर तेज़ चलेगा तो डायरिया हो जाएगा, पोटियाँ लग जाएंगी, स्लो चलेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें ओवर सेंसिटिव नर्व्स इन गट में बहुत ज़्यादा नर्व्स होती हैं, ऑटोइम्यून सिस्टम भी होता है, उसकी भी नर्व्स होती हैं।
तो जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं, इसी तरह गट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं। तो उसका जो है वो ओवर सेंसिटिव नर्व्स इन गट है, ये ख्याल है। अच्छा, बचपन में कोई स्ट्रेस हो, बचपन में किसी के साथ ज़्यादती होती रहे हो, उसी को बदसलूकी की जाए, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो इसकी, और फैमिली हिस्ट्री आईबीएस की हो, अगर एक घर में एक बंदे को है तो दूसरे को भी हो सकता है, किसी के माँ बाप को है तो बच्चों में उन्हें आने का चांस पर ज़्यादा है। अच्छा जी, किसी फूड से सेंसिटिव है, किसी ख़ास फूड से, भाई ये मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। किसी दवाइयों से, एंटीबायोटिक से किसी को हो जाए, एंटी डिप्रेसेंट से भी हो जाता है कई दफ़ा। अच्छा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्टमक फ्लू होते हैं में से, ट्रैवलर्स डायरिया, जैसे अब ये ट्रैवलर्स डायरिया, कभी आप सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें डायरिया हो जाता है, अक्सर रोटा वायरस या उस तरह, फूड पॉइजनिंग, तो इससे ही बिगड़ के भी ये आईबीएस शुरू हो सकता है। तो अब ये है कि जी जैसे लिखा है ये गट ब्रेन इंटरेक्शन, गट और जो अंतड़ियाँ और दिमाग की आपस में जो सिस्टम है वो चल रहा है, और गट ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है। फिर डिसमोटिलिटी, वो जो उसकी स्मूथ जो जा रही है उसकी मूवमेंट, वो मूवमेंट कम तेज़ हो गई, कम हो गई, ठीक है। विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, वही मैंने बताया ना, जो सेंसिटिविटी बढ़ गई, इन्फेक्शनों से भी हो सकती है। तो ये है जी, ये तो इसके सिम्टम्स आ गए, और ये कॉजेज़ हैं ना, एग्जैक्ट कॉज का नहीं पता किसी भी टेस्ट। अब इसमें तो किसी भी मतलब टेस्ट के निकलने से आपको ये नहीं पता लगेगा ये आईबीएस है, लेकिन सारी बीमारियां जब आप एक्सक्लूड कर लेंगे तो भाई क्रोन्स डिजीज़ भी नहीं है, फलां भी नहीं है, फलां भी नहीं है, तो जो एंड में रह जाएगा और सिम्टम्स यही होंगे। तो इसमें जो डायग्नोस कैसे किया जाएगा, डायग्नोस सबसे पहले तो जी बड़ी अच्छी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा मरीज़ का, बड़ी अच्छी तरह हिस्ट्री ली जाएगी, उसमें आप उसकी पुरानी पूछ सकते हैं सारा कि भाई बचपन में किस तरह आपका कैसा बचपन गुजरा है, बचपन खुश गुजरा है या कोई बड़ा डिप्रेस गुजरा है, कोई स्ट्रेस तो नहीं रहा उस ज़माने में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 6 माह से, इसका कम से कम 6 माह से ये बीमारी हो तो इसे आईबीएस हम डायग्नोस करते हैं, लेबल करते हैं, और 3 महीने से लगातार सिम्टम्स कंटिन्यूसली होंगे तो तब उसको ये किया जाएगा, ठीक है। वेट लॉस भी हो सकता है, जब बंदा खाना एहतियात से खा रहा है खाना तो उसमें वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है कि आप हर बीमारी का टेस्ट करते जाएंगे, पेट की बीमारियां मुख्तलिफ, तो वो जब कोई नहीं निकलेगी और एंड में अगर सिम्टम साइंस वो इसके आईबीएस के रहेंगे तो वो आईबीएस डायग्नोस कर लेंगे, ठीक है। ऑल टेस्ट आर नॉर्मल, सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास बात है सादी सी, कि क्योंकि हम समझते हैं कि शायद इसका स्ट्रेस से भी ताल्लुक़ है, मैंने बताया ना जैसे ब्रेन और गट इंट्रैक्शंस वगैरह सबके साथ ताल्लुक़ है। तो अब जब बंदा सो जाएगा ना इसमें, तो बंदा ठीक हो जाएगा, सोने के दौरान वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो जागेगा तो फिर उसको दोबारा सिस्टम वही पता चल जाएगा। तो पेन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी वेकिंग या स्ट्रेस में, जब जाग रहा है या टेंशन कोई स्ट्रेस हो गया, और पेन जो स्लीप करेगा तो वो पेन चेन जो भी ब्लोटिंग जो भी आप कह लें वट, वो ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल साउंड जो साउंड्स हैं वो भी बबल साउंड्स उसकी नॉर्मल हैं, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल आएगा, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जी, ठीक है। तो ये था कि जैसे हमने यहाँ भी शायद मैं भूल गया, ट्रिगर्ड बाय डेयरी, ग्लूटेन, जी गैसी ड्रिंक्स, कि इसमें हो सकता है कि कुछ किसी को कहता हो, कोई कहता है जी मैं दूध पीता हूँ या मैं चीज़ खाता हूँ या मैं दही खाता हूँ तो मेरा ये ख़राब हो जाता है, आईबीएस तो शुरू हो जाता है, तो गैस वाले ड्रिंक से भी हो सकता है। ग्लूटेन, जैसे आपको पता है गंदम में ग्लूटेन होती है, प्रोटीन एक होती है, और जौ शौ इस तरह इनमें भी होती है, ज्वार, तो वो ये चावल में नहीं होती, तो ग्लूटेन से भी कई लोगों को इससे ट्रिगर होता है। तो ये भी आप डायग्नोस कर सकते हैं, और वो फिर बाद में उसको बचाने से काम आएगी कि भाई वो उन जिन चीज़ों से उसको आईबीएस ट्रिगर होती है यानी शुरू होती है, उन चीज़ों से बाद में परहेज़ कराएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो रिस्क फैक्टर आ गया फीमेल्स में डबल है तकरीबन, यही मैं कहता हूँ, इसीलिए ये ज़रा मुश्किल है कि अब ख़वातीन आती हैं हमारे पास, डॉक्टर के पास आएगी तो ये सारी सिम्टम्स वगैरह बताना कि जी मेरे पेट, अब देखिए ना, पहले ये मैं बात मिस कर गया कि ये इस तरह के पेशेंट आते हैं और बताते हैं जी कि हमारे से पेट में गैस का गोला बनता है और वो दिमाग पे चढ़ जाता है, तो बड़ा अजीबोगरीब हम उसे मजाक समझते थे कि आप डॉक्टर उसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज़्यादा बीमारी फैलती गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर इसको रिकगनाइज़ करते हैं, लेकिन आम लोगों को कई दफ़ा इसकी समझ नहीं आती। अब एक खातून आगे कहे डॉक्टर को, मेल डॉक्टर बैठा हो कि जी पेट में मेरे गैस होती है, वो दिमाग में चढ़ जाती है जी, वो यूँ होता है जी, तो वो और ये जो बबल की जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कि मुझे जी पॉटी ज़्यादा आती है या फलां है मुझे अब वो जब वो पेशेंट बाहर जाने लगता है तो उसे होता है वो
पब्लिक टॉयलेट में जाने का से भी घबराएगा ना कि जी हम पाकिस्तान में हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में भी आपको बाहर टॉयलेट्स मिलेंगे, ख़वातीन के लिए तो और कम मिलेंगे, तो इसलिए वो उसके लिए बड़ी ज़िंदगी उसकी मुश्किल हो जाती है। स्कूल कॉलेज जाना, जॉब पे जाना कि रास्ते में अगर पॉटी आ जाएगी तो क्या बनेगा। तो इसलिए बड़ा ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इलाज और इसका ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अब इंटॉलरेंस टू सर्टेन फूड, ये जैसे मैंने बताया ये वाले हो सकते हैं। सीवियर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद ये हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया ये रिस्क फैक्टर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। और डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम डिसऑर्डर है। उसको कोई ट्रॉमा ऐसा गुजरा, कोई किसी वक्त कोई ऐसा बड़ा कोई हादसा ऐसा हुआ कि जिसके बाद से ये शुरू हो गई, ठीक है। और वो कहता है कि जी जो ये बीमारी है IBS की, इसके साथ एसोसिएशन होती है बाज़ लोगों में साथ, और ये बीमारियां भी होती हैं। अगर वो IBS होगी, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम या क्रॉनिक पेल्विक पेन, तो ये तीनों बीमारियां कई दफ़ा IBS वाले पेशेंट में ज़्यादा चांस हो जाता है। अच्छा जी, अब इसमें और क्या क्या, ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करेंगे, क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, अब मतलब जितने भी रिलेटेड टेस्ट हैं वो आप कर सकते हैं। और उसमें फिर आपको, तो मैंने बताया कि ये है डायग्नोसिस एक्सक्लूजन, ये सारे टेस्ट अगर नेगेटिव होंगे, इसमें कोई बीमारी नहीं निकलेगी, सिम्टम्स अगर IBS वाले होंगे तो हम इसको IBS डायग्नोज कर लेंगे, ठीक है जी। अब आ जाती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट फिर उसी तरह ही है कि क्योंकि कोई ख़ास इसकी बीमारी का नहीं पता और तो उसकी वजह नहीं पता, तो इसकी मैनेजमेंट भी फिर जनरल है, हर बंदे के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो डाइट चेंजेस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, जैसे अब हम लोग आजकल जो चीज़ें कम खाते हैं वो चीज़ें बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी फाइबर बढ़ाएंगे, फाइबर फलों में होगा, सब्जियों में होता है। वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे, फ्रूट्स बढ़ाएंगे, ग्रेन्स, प्रून्स, नट्स, ठीक है। और क्या चीज़ कम करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, लिमिट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध, चीज़ है, मक्खन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जब आप ये चीज़ें कम करेंगे दूध वगैरह के, तो कैल्शियम वगैरह के लिए आपको फिर ये ब्रोकली, स्पिनच, साल्मन ये लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर आप दूध वगैरह जब आपने डेयरी प्रोडक्ट्स कम की तो कैल्शियम वगैरह की कमी होने शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, फिर ये है कि जो वो कौन से खाने हम लिमिट करेंगे, जो गैसी होते हैं, ठीक है। यानी बीन्स, ब्रसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, ये आपकी पालक वगैरह हैं, ठीक है। और ये कार्बोनेटेड सोडाज जो हैं ये भी कम करेंगे, पहले भी हमने बताया, ये ग्लूटेन कम करेंगे। अच्छा, ये एक है फूड मैप डाइट, ठीक है। ये लो फूड मैप डाइट है जिसमें हार्ड टू डाइजेस्ट कार्ब्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड जो मुश्किल से हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं वो इसमें कम करते हैं, और इसमें छोटे कार्बोहाइड्रेट जो बड़ी आसानी से हजम हो जाते हैं। ये बड़ी कामयाब एक लो फूड मैप डाइट है। लेकिन पक्की बात है यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में मुश्किल होगी, महंगी होती होगी, मुश्किल से मिलती होगी, लेकिन ये बहरहाल ये है। प्लेंटी ऑफ वाटर, ये तो आप हर बीमारी में हर जगह पे आप पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फूड डायरी बना लें आप, फूड डायरी बनाएंगे। फूड डायरी का ये मतलब है, अब मुझे ये तकलीफ़ है तो मैं सुबह से नाश्ते मैंने ये किया, मैंने दोपहर का खाना ये खाया, मैंने फ़लाँ ये स्नैक, तो मुझे पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई आज मैंने जो चीज़ें खाई आज मैं ठीक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये चीज़ें ठीक हैं, सेफ़ हैं। और आज मैंने ये चीज़ें खाई हैं तो मैं ये नाश्ते के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है, नाश्ते मैंने दूध पिया था, फ़लाँ खाया था, डब्बा रोटी खाई थी, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा ये चीज़ें रिस्की हैं। तो ये फूड डायरी का ये फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद क्या, कुछ आप ऐसी चीज़ें करेंगे मैनेजमेंट में कि एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको पता है रेगुलर एक्सरसाइज का हमेशा फ़ायदा है, तकरीबन हर बीमारी में फ़ायदा है, ठीक है। इनफ स्लीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-9 घंटे सोना चाहिए जी, ठीक है। या जो भी आपको 7 घंटे या 8 घंटे जितनी आपके लिए ज़रूरी है, आपके बंदे पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, कीप एन एक्टिविटी डायरी, जैसे फूड डायरी है, एक्टिविटी डायरी भी, आज मैंने क्या किया, आज मैंने ये किया, ठीक है। अब थेरेपीज़ आ गई, अब ये साइकियाट्री के साथ, इसका साइकियाट्री के साथ ताल्लुक है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, CBT से कहते हैं। हिप्नोथेरेपी होती है, बायोफीडबैक, ठीक है। तो ये चीज़ें साइकियाट्री से ताल्लुक़ है, तो ये साइकोलॉजिस्ट से अब इसमें सबसे बड़ी फिर एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट को यही नहीं पता होता, IBS के पेशेंट को, कि मैंने किस किस्म के डॉक्टर को दिखाना है, कि मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, मैंने किसी जनरल फिजिशियन को दिखाना है, मैंने किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, ठीक है, मैंने किसी सर्जन को दिखाना है,
ठीक है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे साइकियाट्रिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये इन दोनों का पड़ता है कि भाई इनमें दोनों में से किसको दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मेडिकेशन जो है ना इसमें ये है, अब जो किताबों में लिखा है ये ज़्यादा जो टेक्निकल तो ये है कि ये आप इसमें दवाइयाँ खिलाते हैं कि कोई कम से कम 6 माह तो आप इलाज करते हैं पेट की दवाइयों के साथ, ठीक है, जिसमें जैसे एंटी डायरियल आ जाएगा, अगर डायरिया है तो डायरिया ठीक करेंगे, और अगर कब्ज़ है तो लैक्सेटिव देंगे, ठीक है, और पेट में दर्द है तो एंटी स्पॉस्मोडिक देंगे, ठीक है। पेट ख़राब के लिए प्रोबायोटिक्स आजकल बड़ी होती हैं, वो जैसे साशे होते हैं बच्चों को आप देते हैं दही में डाल के या सुबह शाम, तो ये भी आप इसका भी कोर्स कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया ही होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, और फिर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। तो अब किताबें तो ये कहती हैं या रिसर्च तो ये कहती है कि भाई 6 माह आप पेट की दवाइयाँ देंगे, अगर नहीं उससे फ़र्क पड़ता तो फिर आप आएंगे एंटी डिप्रेसेंट्स या उस तरह की दवाइयों पे। लेकिन बहरहाल हमारी तो क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं पेशेंट इतना वेट करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है और वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, तो हम तो उसको एक दफ़ा ट्रायल देते हैं कोई इस तरह की एंटी डिप्रेसेंट जो फ़ौरन असर करने वाली, जो ट्राईसाइक्लिक होती हैं, उसको टाइम लगता है और वो शायद इतनी शायद यूज़फुल नहीं होती। तो इस तरह हम ऐसी कोई एंटी एंजाइटी दवाई दे के देखते हैं और 10-15 दिन का ट्रायल देते हैं यूजुअली, तो वो अगर उस 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक रहे, एक आधी उस तरह की गोली खा के, तो फिर हमें आइडिया हो जाता है, पेशेंट को भी आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो है ना ये ज़्यादा इसका मतलब है, क्योंकि तो दवाई ने तो मेरे दिमाग पे ही काम किया ना, तो इसका मतलब है कि मेरा इसका एंजाइटी या स्ट्रेस के साथ इसका ताल्लुक है, डिप्रेशन के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है ना। तो ये अच्छा एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं ना, तो पेशेंट जो है ना अपने जो मोहल्ले के जब जाता है ना मेडिकल स्टोर पे, तो जब उसको वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है तो उससे एक एक्सपर्ट ओपिनियन अक्सर लोग ले लेते हैं। तो अब अगर तो मेरा तो तरीका है कि मैं तो अगर पेशेंट को कभी भी अगर कोई सोने की दवाई है, कोई ऐसी दिमाग पे असर करने वाली दवाई है, तो पेशेंट के पहले मैं उसको पूरी तरह समझाता हूँ और उसकी इजाज़त लेकर और फिर उसकी कंसेंट के साथ ही हम दवाई लिखते हैं। लेकिन कई बार होता है कि डॉक्टर ने बताया नहीं होता पेशेंट को, या दवाई ने एक से ज़्यादा सिस्टम्स पे असर करना होता है, तो उसने कहीं दिमाग पे भी असर करना होता है और उसने पेट पे भी असर करना होता है। तो फिर कहता है जनाब ये तो साइकियाट्री की दवाई है जी, आप तो ये तो आपको पागल थोड़ी हैं, आप ये दवाई बिल्कुल ना खाएं। तो पेशेंट वो कई बार दवाई नहीं खाता। तो इसलिए पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स के साथ आप डॉक्टर के पास आके दोबारा कंफर्म कर लें, उनसे पूछ लें, लेकिन यही है कि आप जो है मेडिकल स्टोर वाले के मशवरे पे आप दवाइयाँ जो है ना वो बंद या अच्छे भले नुस्खे को कभी कैंसिल ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है कि ये जो फाइनल इसका जो इलाज है वो तो डॉक्टर साहब नहीं करना है, लेकिन यह कि डॉक्टर साहब आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है ना वो एंजाइटी की दवाइयों का आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। और सिम्टोमेटिक दवाइयाँ तो वही हैं ना, जैसे मैंने बताया ना, जैसे डायरिया की होगी, लैक्सेटिव होगी, कॉन्स्टिपेशन की होगी, एंटी स्पॉस्मोडिक होगी। आप देखेंगे ना कौन से वाला IBS अगर डायरिया वाला है तो उसको जो है डायरिया ठीक करने वाली दवाई होगी, अगर ये कॉन्स्टिपेशन वाला है तो लैक्सेटिव्स देंगे, ठीक है। और जैसे इसबगोल का छिलका सादी को अमरूद खा लिया, कोई ऐसी जो चीज़ उसको सूट करती है। और अगर मिक्स है फिर प्रॉब्लम है कि पता नहीं लगता, किसी एक दिन डायरिया एक दिन ठीक होता है। बहुत सारी इस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ होती हैं, एक दिन ठीक है, एक दिन बीमार है, एक दिन डायरिया है, एक दिन कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक ही टाइप का हो रहा होता है कि अगर डायरिया तो बार बार डायरिया होता है, किसी दिन ठीक है लेकिन इस डायरिया। तो इसलिए ये जो है ना इसको बहुत ही रिकग्नाइज़ करना चाहिए, इसको माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को डॉक्टर्स पर लेके जाएं, इसका इलाज करें कि बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है, ठीक है। और इसमें जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर US में 10 to 15% है, ठीक है, लड़कियों में डबल है, तो ये और जैसे जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता रहेगा तो ये और बढ़ता जाएगा। और जैसे फूड में जिस तरह हमारे यहाँ पे मिलावट चलवाट है तो इससे भी ये बढ़ेगा, ठीक है जी। तो ये थी जनाब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये हम प्रेजेंटेशन है जी। बहुत शुक्रिया जनाब।